रात के लगभग 12-15 बजे होंगे। सड़क पर इतना सन्नाटा था कि इंजन की आवाज भी दूर तक गूंज रही थी। मैं, राजू यादव, पिछले 15 साल से ट्रक चलाने वाला ड्राइवर, उस रात झारखंड की जंगलों वाली रोड से कोयला लेकर धनबाद की ओर जा रहा था। रास्ता सुनसान था। हवा अजीब तरह से ठंडी और भारी लग रही थी। मैंने सोचा, आज जल्दी पहुंचकर थोड़ा आराम कर लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा सबसे डरावना सफर होने वाला है। पहला खौफ। सड़कों पर खड़ी सफेद औरत। करीब 1 बजे। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में एक सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखी। चेहरा नीचे झुका हुआ, बाल पूरे गीले जैसे, और हाथ में लाल कंगन। मैंने सोचा, शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। लेकिन जैसे जैसे ट्रक उसके पास पहुंचा, वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। पर उसके होंठ नहीं हिले। मुस्कान सिर्फ आंखों में थी, खाली काली आंखों में। मैं डर गया और बिना रुके ट्रक तेज करके आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही औरत अचानक फिर से सामने सड़क पर खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा। दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो उससे कई किलोमीटर आगे निकल चुका था। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी गर्दन दोनों तरफ से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो। मैं तुरंत वहां से निकल गया। दूसरा खौफ। ट्रक में यात्रियों की आवाजें। लगभग 2 बजे। मैं जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। अचानक ट्रक के पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई बैठकर फर्श पर पैर झुला रहा हो। धप धप धप। मैंने शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर अचानक किसी बच्चे की आवाज आई, चाचा, हमें भी आगे ले चलो। मेरी रीढ़ जम गई। ट्रक में तो कोई था ही नहीं। मैंने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन रास्ता इतना अंधेरा था कि हेडलाइट भी हार मान गई। धीरे धीरे ट्रक के केबिन में ठंडी हवा भरने लगी, जैसे कोई खिड़की खोलकर अंदर आ गया हो। फिर पीछे से वही बच्चों की आवाजें, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें यहां बहुत दर्द होता है। मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि आवाजें सुनाई न दें, लेकिन रेडियो पर सिर्फ एक ही आवाज आई, राजू, वापस मुड़ जा। मेरे हाथ से रेडियो गिर गया। तीसरा खौफ। खून से सनी सड़क। करीब 3 बजे। अचानक रोड पर घना कोहरा छा गया। दृष्टि लगभग शून्य हो गई। मैं धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ा रहा था कि सड़क पर लाल लाल धब्बे दिखने लगे, जैसे किसी ने बहुत सारा खून सड़क पर फेंक दिया हो। पुंपुंपा। टायर उन धब्बों पर चढ़ते ही ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी नरम चीज को कुचल रहा हो। ट्रक हिलने लगा। अचानक सामने एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। पूरी बॉडी पर घाव, चेहरा आधा फटा हुआ। उसकी आंखें ट्रक की हेडलाइट में चमक रही थीं। वह धीरे से बोला, हम सब इसी सड़क पर मरे थे, अब आपकी बारी है। मैंने जोर से एक्सीलेटर दबाया और उसकी तरफ सीधा ट्रक बढ़ा दिया। पर जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह गायब हो गया। लेकिन ट्रक के केबिन की खिड़की से किसी ने जोर से थपथपाया। टप टप टप। मैंने देखा, वही बच्चा खिड़की से झांक कर मुस्कुरा रहा था। चौथा खौफ। पीछा करती आत्माएं। अब मैं पूरी स्पीड में था। मेरे पीछे पीछे सड़क पर कई काले साए दौड़ रहे थे। हेडलाइट्स में उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वे ऐसे उड़ते हुए चल रहे थे जैसे धुआं हो, लेकिन आंखें लाल थीं। वे चिल्ला रहे थे, रुक जा राजू, रुक जा। मैं और तेज भागा। ट्रक हिल रहा था, इंजन गरज रहा था, पर मैं रुकने के लिए तैयार नहीं था। आखिरी खौफ। मौत से बचने की कोशिश। करीब 3:43 बजे दूर एक ढाबा दिखा। मैंने सोचा कि बस वहां रुककर लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन जितना मैं ढाबे के करीब गया, वह उतना ही दूर होता गया जैसे सड़क खिंचती जा रही हो। मेरी आंखें धुंधली होने लगी थीं। दिमाग चक्कर खा रहा था।
अचानक सामने से एक तेज रोशनी आई। दूसरा ट्रक मेरी तरफ आ रहा था। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक घूम गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह का सच, मौत के मुंह से वापसी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। पास खड़े पुलिस वाले ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो राजू, रात में उस जंगल वाली सड़क पर बहुत हादसे होते हैं। लोग कहते हैं वहां भूत हैं, लेकिन हमें नहीं पता कितना सच है। मैंने कांपते हुए पूछा, मेरे ट्रक का क्या हुआ? पुलिस वाले ने कहा, ट्रक तो मिल गया, लेकिन उसमें बच्चों के छोटे छोटे हाथों के निशान थे, पूरे केबिन में। उसके बाद से मैंने उस रास्ते पर कभी ट्रक नहीं चलाया, लेकिन आज भी कभी कभी रात को ड्राइव करते समय मेरे कान में एक आवाज गूंजती है, चाचा हमें भी आगे ले चलो। ट्रक ड्राइवर राजू की खौफनाक कहानी आगे। सुबह हॉस्पिटल में होश आने के बाद से मेरे अंदर एक अजीब डर बैठ चुका था। पुलिस वालों ने कह दिया था कि ट्रक मिल गया है, लेकिन केबिन पर बच्चों के हाथों के निशान देखकर ही मेरी सांसें रुकने लगी थीं। मैंने कसम खा ली थी कि उस भूतिया जंगल वाली सड़क पर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन किस्मत हमेशा वही करवाती है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। 10 दिन बाद कंपनी के मालिक मिश्रा साहब ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, राजू, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया है, रात में ही माल पहुंचाना है और रास्ता वही जंगल वाला होगा। मैंने सीधा मना कर दिया, पर उन्होंने मुझे एक अजीब बात बताई। पिछले 1 महीने में इस रूट पर 7 ट्रक लापता हो गए हैं। सरकार जांच चाहती है कि ड्राइवरों के साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर उन्होंने मेरे हाथ में एक पुरानी डायरी रखते हुए कहा, यह एक पुराने ड्राइवर की डायरी है जो आखिरी बार उसी जंगल में देखा गया था। मैंने उस डायरी को खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि वो जंगल सिर्फ भूतिया नहीं, वहां कोई हमें जिंदा नहीं देखना चाहता। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन डायरी में लिखी बातें उस रात मुझ पर जो बीती थी उससे मिलती जुलती थी। मैंने सोचा, अगर मैं इस राज को नहीं जान पाया तो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। आखिरकार मैं मान गया। रात के 11 बजे मैं फिर उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। सड़क पूरी तरह खाली थी, मानो सब खतरा जानकर ही दूर रहते हों। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ था एक पुराना टेप रिकॉर्डर जिसमें उस गायब ड्राइवर की डायरी की रिकॉर्डिंग थी, और डायरी में साफ लिखा था, जंगल के बीच एक पुराना स्कूल है जहां कभी भयानक आग लगी थी और कई बच्चे वहीं जिंदा जल गए थे। उन बच्चों की आत्माएं आज भी रास्ते पर भटकती हैं। ये पढ़कर ही मेरा दिल गले में अटक गया। जैसे ही ट्रक जंगल में घुसा, सड़क पर अजीब सा धुंध छा गया और फिर वही आवाजें, हल्की हल्की बच्चों की हंसी जो तेज होकर पूरे केबिन में गूंजने लगी। चाचा फिर से आ गए, आज तो हमारा खेल होगा। मैंने रेडियो चलाया, लेकिन रेडियो की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन बार बार चमक रही थी, स्कूल स्कूल स्कूल। मेरी रीढ़ सुन्न हो गई। करीब 1 बजे सड़क के किनारे घने पेड़ों के बीच एक टूटी हुई बिल्डिंग दिखाई दी। छत जली हुई, दीवारें काली, खिड़कियां टूटी हुई। मैं समझ गया, यही है वो स्कूल जहां बच्चों की मौत हुई थी। जैसे ही मैं वहां रुका, दरवाजे अपने आप ची ची की आवाज के साथ खुलने लगे और अंदर से बच्चों की धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक एक गेंद लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आकर रुकी। गेंद पर लिखा था, वेलकम बैक राजू। मेरी सांस रुक गई। उन्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने टॉर्च ऑन की और स्कूल के अंदर चला गया। दीवारों पर बच्चों की जलने की तस्वीरें थीं, कहीं हड्डियां पड़ी थीं, कहीं जले हुए खिलौने। टॉर्च की रोशनी एक बड़े बोर्ड पर पड़ी, एक्सीडेंट, 43 बच्चों की मौत आग लगने के कारण। लेकिन नीचे किसी ने खून से लिखा था, ये आग हादसा नहीं था। अचानक मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, हमें जिंदा जलाया गया था।
मैं घुमक्कर देखने ही वाला था कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब मैं फंस चुका था। कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर टॉर्च अपने आप ऑन हुई और मेरे सामने 10-12 बच्चों की आकृतियां खड़ी थीं। चेहरे जले हुए, आंखों में आग की चमक, हाथों में टूटी किताबें, जले हुए खिलौने। सब एक साथ बोले, तुम्हें पता है हमें किसने मारा? मैंने डरते हुए सिर हिलाया। सब बच्चे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। एक बच्ची बोली, जिस आदमी ने हमें स्कूल में बंद किया था उसका नाम मिश्रा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही मिश्रा साहब थे जिनके लिए मैं काम करता हूं। उस बच्ची ने फिर कहा, वो हर ट्रक ड्राइवर को मरवाता है ताकि सच बाहर न आए। मैं हक्का बक्का रह गया। बच्चों ने मुझे स्कूल की जली हुई घास पर बैठा दिया। उनमें से एक बोला, हम तुम्हें इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि तुम हमारे लिए नहीं, सच्चाई के लिए आए हो। फिर सभी बच्चों ने कहा, हमें न्याय दो राजू, नहीं तो ये जंगल और खून मांगता रहेगा। अचानक पूरा स्कूल हिलने लगा। दरारें बढ़ने लगीं, मानो कोई बड़ा विस्फोट होने वाला हो। बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, ये स्कूल हर रात फिर से जलता है। मैं जैसे ही बाहर भागा, पीछे पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। धद धद बच्चों की चीखें फिर से जंगल में गूंज उठीं। पूरा स्कूल कुछ ही सेकंड में राख बन गया। ट्रक तक पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन ट्रक के शीशे पर जलती हुई उंगली से लिखा था, अब बारी मिश्रा की। मैं उस रात किसी तरह बच गया, लेकिन अब मैं जान चुका था बच्चों की मौत हादसा नहीं थी। मिश्रा नाम के आदमी ने उन्हें स्कूल में बंद किया था और अब वो ड्राइवरों को भी मरवा रहा है ताकि सच बाहर ना आए। बच्चों ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मुझे एक काम दिया था, हमें न्याय दिलाओ। और अब मैं मिश्रा के पास वापस जा रहा हूं, लेकिन इस बार अकेला नहीं, मेरे साथ पूरा जंगल है। स्कूल के जलते हुए खंडहर से निकलते वक्त मेरे कानों में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। राजू, अब बारी मिश्रा की है, उसे सजा दिलाओ। ट्रक के शीशे पर कुछ देर पहले जो उंगलियों से जला हुआ संदेश लिखा था, उसकी गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। अब बारी मिश्रा की। मेरा दिल भारी था, पैर कांप रहे थे, लेकिन मन में एक ही बात थी, आज इस डर की जड़ तक जाना है। सुबह के करीब 5 बजे मैं ट्रक लेकर सीधा मिश्रा ट्रांसपोर्ट के ऑफिस पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। मैंने दरवाजा धक्का दिया। अंदर जाते ही हर तरफ धुआं फैला हुआ था और ऑफिस की दीवार पर चिपके हर पोस्टर पर जले हुए काले हाथों के निशान थे, जैसे कोई या कुछ अभी अभी ही दीवारों को छूकर गया हो। दिल धड़क रहा था। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, राजू, तू वापस नहीं आता तो अच्छा था। मैंने घूमकर देखा। मिश्रा साहब मेरे पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, कोई और ही पागलपन था। मैंने सीधे पूछा, आपने बच्चों को स्कूल में क्यों बंद किया था? मिश्रा हंस पड़ा। तुझे कैसे पता चला? वो बच्चे, वो मरना ही चाहिए थे। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। चेहरा बुरी तरह तिरछा हो चुका था। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मिश्रा ने कहा, उस जंगल में करोड़ों के कोयले की खान है, लेकिन वो स्कूल रास्ते में था। मैंने आग लगाई ताकि जमीन खाली हो जाए। मैं स्तब्ध था। उसने आगे कहा, जो ड्राइवर उस जंगल से गुजरते हैं, अगर वो कुछ देख लेते हैं तो मैं उन्हें भी रास्ते से हटा देता हूं। अब मुझे समझ आ चुका था, बच्चे भूत नहीं बने, उन्हें इंसान ने मारा था और अब वह इंसान मेरे सामने खड़ा था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। शीतल हवा ऑफिस के हर कोने से फूटने लगी। लाइटें तेज तेज झपकने लगीं। कागज हवा में उड़ने लगे। मिश्रा डर कर पीछे हटने लगा। ये क्या हो रहा है? तभी ऑफिस के कांच पर छोटे छोटे हाथों के निशान उभरने लगे
और एक साथ दर्जनों बच्चों की आवाजें गूंजी। राजू, कातिल को हमारे हवाले कर दो। मिश्रा चीखने लगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की हर खिड़की टूट गई, ठंडी हवाएं अंदर घुसने लगीं और अचानक मिश्रा के पैरों को काले हाथों ने जकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। राजू, मुझे बचा ले, प्लीज। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर न डर था न दया, बस सन्नाटा। मैंने धीमे से कहा, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक सैकड़ों काले साए मिश्रा पर टूट पड़े। उसकी चीखें पूरे ऑफिस में गूंजने लगीं। नहीं, छोड़ दो, मैं गलत था। और फिर कुछ ही सेकंड में चीखें बंद हो गईं। पूरा ऑफिस पूरी तरह शांत हो गया। मिश्रा के गायब होने के बाद कमरे के बीच हल्की सी रोशनी फैली और पहली बार वे बच्चे पूरी तरह दिखाई दिए। उनके चेहरों पर अब दर्द नहीं था, एक सुकून था। एक बच्ची ने कहा, धन्यवाद राजू, आज हमें मुक्ति मिली। फिर सबके चेहरे धीरे धीरे धुंध में बदल गए और वे गायब हो गए। कमरा फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ट्रक में बैठा, इंजन चालू किया और उस जंगल वाली सड़क पर आखिरी बार निकला। सड़क अब शांत थी, न कोहरा, न साए, न कोई कदमों की आवाज। जैसे आत्माएं अब आराम से सो चुकी हों, जैसे जंगल बोल रहा था, तुमने हमें आजाद किया। मैंने आकाश की ओर देखा और कहा, तुम्हारी कहानी मैंने पूरी दुनिया को सुनानी है, ताकि कोई बच्चा कभी ऐसी मौत न मरे। ट्रक धीरे धीरे जंगल से निकल गया और पीछे सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट बाकी रह गई। मिश्रा की मौत के बाद मुझे लगा था कि सब खत्म हो चुका है। बच्चों को न्याय मिल चुका था, जंगल शांत हो चुका था। लेकिन यह खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा थी। मिश्रा ट्रांसपोर्ट की इमारत कई दिनों तक बंद रही। लोगों में फुसफुसाहट फैलने लगी। मिश्रा की मौत प्राकृतिक नहीं थी। ऑफिस में अजीब आवाजें आती हैं। जंगल का श्राप खत्म नहीं हुआ। मैंने इन बातों को अनदेखा करने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर कुछ मेरी आत्मा को खा रहा था। क्या सच में सब खत्म हो गया, या बस कोई नई चीज जाग गई है? मिश्रा की मौत के 2 दिन बाद सरकारी टीम जंगल के इलाके में जांच के लिए पहुंची। उन्होंने मुझसे बार बार पूछा, तुमने क्या देखा? तुम्हें बच्चों से बात करते वक्त कैसा लगा? क्या मिश्रा ने कुछ आखिरी बोला था? मैंने सब सच सच बताया। उन्होंने बस यही कहा, यह मामला सामान्य नहीं है, यहां कुछ और भी है जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक नई बेचैनी जगा दी। उस रात मुझे अपने ट्रक के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं। धप धप धप। मैं डर गया। सोचा, शायद मेरा वहम है। पर जब मैंने खिड़की से झांका, जमीन पर लंबे लंबे काले निशान बने हुए थे, जैसे कोई भारी चीज घिसटती हुई गई हो। ये निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह सरकारी टीम के एक अधिकारी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, राजू, हम बच्चों के केस की नहीं, जंगल के एक पुराने श्राप की जांच कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक पुरानी फाइल दी। उस पर लिखा था 1903 ब्लैक ट्री मर्डर्स। मैंने फाइल खोली। उसमें एक पुराने पेड़ की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, इस पेड़ पर जिनकी मौत होती है, उनकी आत्मा शांति से नहीं जाती। अचानक मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। बच्चों की मृत्यु जहां हुई थी, उस स्कूल के पीछे वही पेड़ था। यानी बच्चों की आत्माएं सिर्फ मौत की वजह से नहीं, उस पेड़ की वजह से बंधी हुई थीं। तो क्या मिश्रा के मरने के बाद उस पेड़ ने कोई और आत्मा पकड़ ली? सरकारी टीम के साथ मैं फिर उस जंगल में गया। पेड़ के पास हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुंध बनकर निकल रही थी। पेड़ के तने पर लंबी दरारें बनी थीं, जैसे किसी ने पंजों से उसे फाड़ा हो। एक अधिकारी पेड़ के पास गया ही था कि अचानक उसका पूरा शरीर हवा में उठने लगा।
हम सब डर गए। उसकी गर्दन मुड़ने लगी, चेहरा विकृत होने लगा और उसके मुंह से आवाज आई, राजू, तुम वापस क्यों आए? ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। मैं चीखा, तुम कौन हो? और पेड़ जोर से हिलने लगा। अचानक उस अधिकारी का शरीर जमीन पर गिरा और उसकी सांसें बंद हो गईं। सरकारी टीम चिल्लाई, ये जंगल इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। उस रात जब मैं अपने ट्रक में बैठा, पीछे की खिड़की में किसी की परछाई दिखी। धीरे धीरे वह और साफ हुई। वह मिश्रा था। चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी सफेद, होंठ सील चुके जैसे। वह धीरे से बोला, तुमने सोचा था मैं खत्म हो गया? मैं डर के मारे पीछे हट गया। मिश्रा बोला, बच्चे मुझे नहीं ले गए, उन्होंने मुझे पेड़ के हवाले कर दिया। उसकी आवाज भारी, टूटी हुई। अब मैं उसकी आत्मा हूं और वो तुम्हें चाहता है राजू। मैं चिल्लाया, मुझे क्यों? वह बोला, क्योंकि तुमने उसकी नींद में खलल डाला। अचानक वह गायब हो गया। ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ और जंगल की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। मैं ब्रेक दबा रहा था, पर ट्रक किसी और के काबू में था। पेड़ के पास पहुंचते ही धरती कांपने लगी। पेड़ की शाखाएं जैसे सांप बनकर हवा में तैरने लगीं और एक गहरी आवाज आई, राजू, तुम्हें सच्चाई नहीं जाननी थी। तने पर चेहरे उभरने लगे, बच्चों के और मिश्रा के और कई ड्राइवरों के। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? पेड़ ने जवाब दिया, मैं सिर्फ पेड़ नहीं, मैं उन लोगों का दर्द हूं जिन्हें इस भूमि पर धोखे से मारा गया। और फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसने मेरी रूह हिला दी। बच्चे भी सिर्फ शिकार नहीं थे, उन्हें इस पेड़ के लिए बलिदान चुना गया था। यानी बच्चों की मौत सिर्फ जमीन के लिए नहीं, किसी पुरानी काली रस्म के लिए हुई थी। जंगल सिर्फ भूतों से नहीं, एक बेहद पुरानी खतरनाक शक्ति से भरा था और अब उसने मेरा नाम ले लिया था। पेड़ की शाखाएं मेरी ओर बढ़ने लगीं। तो दोस्तों, अगर आप इस खौफनाक कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगला हिस्सा और भी डरावना होने वाला है।